हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक समसामयिकी के इस अंक में करंट अफेयर्स दिस वीक, जिसमें कि हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पिछले एक हफ्ते में हुई जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनके लिए मैंने कहाँ से पीआईबी, पीआरएस, द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो और अमर उजाला, इतने जो हमारे सोर्सेज हैं वहां से मैं टॉपिक्स को कवर करता हूँ। और इन जो भी सोर्सेज हैं, इन जो हमारे इनमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पूरे हफ्ते में न्यूज आती है उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज इस हफ्ते रही हैं। जो हमारा बीता हुआ सप्ताह था उसमें क्या क्या समसामयिक घटनाएं हुई हैं उसको देखते हैं। ये हमारी पहली न्यूज है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर विजिट्स द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन बेंगलुरु। तो इसमें हमें सिंपली पहले तो देखना है कि हमारा जो मिलेट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ लगा था? बेंगलुरु में लगा था। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है कि द रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड विद द सपोर्ट ऑफ 72 कंट्रीज एंड एज पर द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। तो क्या हुआ, इस बार यूनाइटेड नेशंस ने एक मिलेट्स पे क्या किया है, एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है। और द ईयर 2023 इज नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो जो 2023 है उसको क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये हमारा एक तो करंट अफेयर्स में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले प्रीलिम्स में कि 2023 को या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब था, किस साल को मनाया गया। और दूसरा है कि हमारे ट्रेड फेयर मिलेट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का कहाँ लगा था। तो ये देखिए, हिंदी में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में मोटे अनाज और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेला देखा। भारत सरकार के प्रस्ताव को 72 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार स्वीकार किया गया है और वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये जो मोटे अनाज हैं, ये क्या है, बहुत ही इनमें न्यूट्रिशन जो अभी जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इन मोटे अनाजों को प्रमोट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री एंड इट्स PSU बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस BIRAC had made the major contribution in developing the world's first इंटरनेशनल वैक्सीन फॉर कोविड थ्रू भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो हमारी PSU है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस, उसने क्या किया है, एक नेशनल वैक्सीन किसके लिए, कोविड के लिए डेवलप की है। क्या है, किसके तहत की गई है? मिशन कोविड सुरक्षा। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मिशन कोविड सुरक्षा क्या था। तो क्या था, भारत सरकार ने एक मिशन कोविड सुरक्षा जारी किया था, जिसके तहत हमने क्या किया था कि कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए इसको किया था। तो ये जो हमारी इंट्रानेशनल जो वैक्सीन है उसको हमने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत बनाया है। क्या माई कोविड जाइकोविड डी इसका नाम है। जाइकोविड डी द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड DNA बेस्ड वैक्सीन for COVID-19 to be administered in humans including children and adults 12 year and above was also developed in partnership with Department of Biotechnology in Ministry of Science and Technology under Mission COVID Suraksha through BIRAC, a PSU of DBT। तो जाइकोविड डी क्या है, एक DNA बेस्ड क्या है, ये वैक्सीन है फॉर COVID-19 है। इसे किसने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो BIRAC है, PSU है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व था और इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल ऑफ हेल्थ अफेयर्स पुणे। तो ये हमारा क्या है, एक फैक्ट भी है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का है न्यू दिल्ली में है और इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल ऑफ हेल्थ अफेयर्स का पुणे में है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या डेवलप किया है, फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन फॉर कोविड हमने क्या करी है, डेवलप करी है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से कोविड महामारी के लिए विश्व का पहला विकसित इंट्रानेजल वैक्सीन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो फर्स्ट विश्व का पहला इंटरनेजल वैक्सीन कहाँ डेवलप हुआ है? इंडिया में हुआ है। किसके तहत? मिशन कोविड सुरक्षा के तहत हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली और इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स पुणे,
इन तीनों ने पार्टनरशिप में क्या डेवलप किया है, विश्व का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन कोविड के लिए डेवलप किया है। इससे पूर्व ZYCOV मतलब हमने भी किया था जाइकोवी डी, विश्व का पहला और भारत का स्वदेशी रूप में विकसित कोविड-19 के लिए डीएनए आधारित टीका है। ये भी क्या है, देखो डीएनए आधारित भी वर्ल्ड का पहला इंडिया में है, जिसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों सहित मनुष्य को लगाया जाएगा, और जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लोक उपक्रम बायरेक BIRC के माध्यम से मिशन कोविड सुरक्षा के अंदर साझेदारी में विकसित किया गया था। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कोविड से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कन्फर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। इस हफ्ते में क्या हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए। तो इसमें देखिए ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या होते हैं वो देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड टू चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। द अवार्ड आर कन्फर्ड अपॉन इन चिल्ड्रन एज ग्रुप 5 to 18 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ सकता है कि 21 एज ग्रुप को दिए जाते हैं। फॉर देयर एक्सीलेंस इन 6 कैटेगरीज, क्या क्या, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ये 6 कैटेगरीज हैं। ये एज ग्रुप है 5 से 18 साल की, जिनमें क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। विच डिजर्व नेशनल रिकॉग्निशन, ईच अवॉर्डी ऑफ PMRBP इज गिवन अ मेडल, अ कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख एंड अ सर्टिफिकेट। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। राष्ट्रपति 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 11 बच्चों को कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2003 प्रदान करेंगी। भारत सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों में, किस किस में, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, जो राष्ट्रीय मान्यता के पात्र है। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये क्या होता है, हर बार हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है उससे एक दिन पहले दिया जाता है। अब ये देखिए हमारे कुछ फैक्ट हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी फ्रॉम 6 to 8 February. Youth 20 is one of 8 official engagement group under the G20 umbrella. तो जैसा कि आप जानते हैं इस साल क्या है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उसी के तहत हम कई सारी एंगेजमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें यूथ 20 भी एक है, जो कि कहाँ, गुवाहाटी में हो रही है। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित की होगी। उसके बाद देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब था, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 24 जनवरी को। ये एक फैक्ट है जिसे कि हमें याद रखना है। अब हमारा पराक्रम दिवस क्या है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बर्थ एनिवर्सरी जो कब होती है, 23 जनवरी को होती है, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पीएम पार्टिसिपेट्स इन सेरेमनी टू नेम 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। तो जो हमारे अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड है, उन्हें 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर रखा गया। नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी टू बी बिल्ट ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये भी कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड नेशनल मेमोरियल कहाँ बनाया गया था। और फर्स्ट पराक्रम दिवस कब हुआ था, 2021 में, मतलब 2021 से इसकी शुरुआत करी थी। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती जो 23 जनवरी को होती है, उस दिन हम उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का कार्यक्रम हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी कर दिया गया था, कब, 2018 में। अब इस साल क्या किया है कि इन द्वीपों, ये जो 21 द्वीप है, उनका नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। कौन कौन है वो, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और मानद कैप्टन तत्कालीन लांस नायक करम सिंह, एम
ये हो गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल तत्कालीन मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, CQHMS अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बोरजोरी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर तत्कालीन राइफलमैन संजय कुमार और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त मानद कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इनके नाम पे क्या है, ये पराक्रम दिवस, जो पराक्रम दिवस पे 21 द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार में रखे गए। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आई थी न्यूज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF इज अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी launched on 8th July 2020 for creation of post-harvest management of infrastructure and community farm assets. Under this scheme, rupees 1 lakh crore is to be disbursed for by financial year 2025-26 and the interest subvention and credit guarantee assistance will be given till the year 2032-33. ये क्या है हमारा AIF की बात है, जो हमें किसका 1 लाख करोड़ तक का इसमें क्या करना है, हमें जो हमें हेल्प डिसबर्स करनी है 25-26 तक, विद सपोर्ट ऑफ 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट थ्रू CGTMSE फॉर लोन अप टू ₹2 crore and facility for convergence with other central and state government scheme. AIF is providing all around financial support to the farmers, agri entrepreneurs, farmer groups like farmer producer organizations, self-help groups, joint liability groups, etc. and many others to create a post-harvest management infrastructure and build community farming asset throughout the country. तो ये हमारा क्या है, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। देखिए इसी को देखिए कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाने हैं और वर्ष 2032-33 तक ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। 3% ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता के समर्थन के साथ 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से क्रेडिट गारंटी समर्थन और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के साथ अभिसरण की सुविधा के साथ कृषि अवसंरचना कोष योजना के से किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान समूह जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह JLG आदि और कई अन्य लोगों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और पूरे देश में सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। और इसमें कितने इसके स्वीकृति राशि थी इनिशियली कितनी थी, 15,000 करोड़ रुपए थी। तो बेसिकली जो कृषि अवसंरचना कोष है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब फसल कटाई के बाद के जो काम होते हैं, जो कि इंडिया में हम पहले से मान रहे थे बहुत कम वीक है जो हमारा एरिया, उसके लिए है। और उसमें क्या देता है, क्रेडिट गारंटी देता है। 2 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण जो है वो क्या दिया जाता है, इसके अंदर स्वीकृत किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये भी क्या होता है, हर साल दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती में पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। क्या है ये, टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस rendered by individuals and organizations in India in the field of disaster management. For the year 2023, Odisha State Disaster Management Authority and Lunglei Fire Station, Mizoram, both in the institutional category have been selected. The award carries a cash prize of rupees 51 lakh and a certificate in case of an institution and rupees 5 lakh and a certification in case of individual. तो ये जो हमारा अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 2 श्रेणियों में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल। तो 2023 में क्या है, 2 इंस्टीट्यूशंस को दिया गया और इंडिविजुअल श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसी श्रेणी में
लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम आदि दोनों को वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र दिया तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपए और नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ये किसके बारे में है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। फिर देखिए कुछ हमारे फैक्ट हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर्म्स ओवरसाइट कमेटी हेडेड बाय खेल रत्न MC मैरी कॉम टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन अगेंस्ट वेट लिफ्टिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में अभी काफी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ जो महिला खिलाड़ी हैं उनका क्या किया है, उनका शोषण किया है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्ष कौन है? खेल रत्न MC मैरी कॉम है। दूसरा देखिए SCO फिल्म फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज इन मुंबई फ्रॉम 20th to 31st जनवरी 2023। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि SCO जो हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ इस बार? मुंबई में। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 तक विश्व मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मराठी फिल्म गोदावरी और गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो भारत की तरफ से कंपटीशन सेक्शन में नामांकित हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल रत्न MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में निरीक्षण समिति बनाई है। 13th नेशनल वोटर्स डे NVD टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 25th जनवरी 2023। तो क्या होता है? गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो इसके बारे में देखिए इस साल जो 23 में मनाया गया। थीम फॉर दिस ईयर्स NVD इज नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। सिंस 2011 पहला नेशनल डे कब बनाया गया था? 2011 में। Since 2011, National Voters Day has been celebrated on January 25 every year all across the country to mark the foundation day of the Election Commission of India। उस दिन क्या था? Election Commission of India का फाउंडेशन है। कब? 25 जनवरी 1950 को। The main purpose of the NVD celebration is to create electoral awareness among citizens and encourage them to participate in the electoral process. Dedicated to the voters of the country, the National Voters Day is also used to facilitate enrollment of voters, especially the newly eligible young voters. New voters are felicitated and handed over their electoral photo identity card EPIC in the NVD functions held across the country. National awards for the year 2022 to state and district level officers for their outstanding performance in conduct of election during 2022 are also given। इस दिन ये भी दिए जाते हैं। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस साल की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट दूंगा। ये इस बार की थीम थी। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस NVD उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस्तेमाल मतदाताओं खासकर नए पात्र युवा मतदाताओं के नामांकन की सुविधा के लिए भी किया जाता है। देश भर में आयोजित NVD समारोह में नए मतदाताओं का अभिनंदन किया जाता है और उन्हें अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC सौंपा जाता है। नेक्स्ट है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 23। ट्रोपेक्स 23 क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। दिस ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाइनियरली and witness participation not only by all Indian Navy units but also Indian Army, Indian Air Force and Coast Guard assets। क्या होता है? हर 2 साल में मनाई जाती है ट्रोपेक्स जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इसमें पार्टिसिपेट करती है।
इस बार ये कहाँ पे करी जा रही है? इंडियन ओशन रीजन में। As part of the exercise, all surface combatants of Indian Navy, including destroyers, frigates, corvettes, as well as submarines and aircraft, are put through complex maritime operational deployments to validate and refine the Navy's concept of operations, including operational logistics and interoperability with other services. The exercise is being conducted in different phases, both in harbor and at sea, encompassing various facets of combat operations including live weapon firings. The maritime exercise also facilitates operational level interaction with the Indian Army, Indian Air Force and Coast Guard. ये किसके बारे में है? ट्रोपेक्स 23। थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास ट्रोपेक्स 23 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होता है। ये इस बार कहाँ किया जा रहा है? 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में। इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयां बल्कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भागीदारी होती है। यह समुद्री अभ्यास भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के साथ संचालन स्तर के आदान प्रदान की सुविधा भी देता है। यह है ट्रोपेक्स 23। ट्राई सर्विस एमपीवीएस एक्सरसाइज एमफेक्स 2023। अब देखिए एमफेक्स 23 क्या है? 2023 क्या है? भी बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है। इस बार कहाँ हो रही है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रही है। कब से? 17 से 22 जनवरी 2023। MFEX is aimed at joint training of elements of all three services in various facets of MPVS operations to enhance interoperability and synergy. MFEX 23 is the first time that the exercise was undertaken at Kakinada and was the largest ever MFEX conducted till date. यह है MFEX 23। तीनों सेनाओं के जल थल नभ संयुक्त अभ्यास MFEX 2023 का समापन कहाँ हुआ? है आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। एमफेक्स का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। एमफेक्स 23 अभ्यास पहली बार काकीनाडा में आयोजित किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास था। एमफेक्स 2023 ने भारत की जल थल नभ सैन्य कुशल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और इस दौरान तीनों सेवाओं के संयुक्त संचालन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच स्थापित उत्कृष्ट समन्वय को प्रदर्शित किया गया। एक नेक्स्ट देखिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान विद श्री अश्विनी वैष्णव सक्सेसफुली टेस्ट द भार ओएस, अ मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो भार ओएस है वो क्या है? भारत में बनाया गया पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। ये तो इसके आगे हम डिटेल में इस न्यूज को देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि भार ओएस क्या है। आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया मेड इन इंडिया पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो ये देखिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस, नाम इसका क्या है? भरोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब देखिए एसपी गंगाधर क्या है? एसबी गंगाधर इनलैंड वाटर वेसल पावर्ड बाय मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल MD-15। ये भी क्या हुआ है? इसी हफ्ते क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया है। क्या है ये? इनलैंड वाटर वेसल है और ये पहला इनलैंड वाटर वेसल है जिसे मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल जो MD-15 होता है उससे चलाया जाता है। द मैरीन वेसल इज इक्विप्ड विद 2 Ruston make diesel engines, each engine of 105 HP. The boat will be run on MD-15, that is 15% ethanol blended HSD, high speed diesel. तो ये जो MD-15 इसमें क्या है? 15% क्या है? मिथेनॉल ब्लेंडेड है इस डीजल में। मिथेनॉल इज अ low carbon hydrogen carrier fuel produced from high ash coal, agriculture residue, CO2 from थर्मल पावर प्लांट एंड नेचुरल गैस। मिथेनॉल इससे बनाई जाती है। इट इज द बेस्ट पाथवे फॉर मीटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू COP21। Although slightly lower in energy content than the petrol and diesel, methanol can replace both these fuels in the transport sector, road, rail and marine, energy sector comprising DG sets, boilers, process heating modules, tractors and commercial vehicles,
एंड रिटेल कुकिंग रिप्लेसिंग एलपीजी पार्शियली, केरोसिन एंड वुड चारकोल। ये हमारे क्या है मिथेनॉल के बारे में। इसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ा कम होती है, लेकिन इसको क्या कर सकता है, इन सबको रिप्लेस कर सकता है। आगे देखिए क्या है, नीति आयोग मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम क्या है, नीति आयोग का प्रोग्राम है क्या, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम is aimed at reducing India's oil import bill, greenhouse gas emissions, and converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. ये क्या हमारा मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है नीति आयोग का। मिथेनॉल इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव मैरीन फ्यूल. It is less costly than other marine fuel and is economical in terms of developing the shore-side storage and bunkering infrastructure. The cost to convert vessels to run into methanol is significantly less than other alternative fuel conversions, with no need for expensive exhaust gas after treatment, and as a liquid fuel, only minor modifications are needed for existing storage and bunkering infrastructure to handle methanol. Blending of 15% methanol in gasoline can result in at least 15% reduction in the import of gasoline crude oil. In addition, this would bring down greenhouse gas emissions by 20% in terms of particulate matters and NOx and SOx, thereby improving the urban air quality. ये हमारे क्या मिथेनॉल के फायदे हैं। देखिए एसबी गंगाधर क्या है, मिथेनॉल मिश्रित डीजल MD-15 से चलने वाला अंतरदेशीय क्रूज है। पहला है ये। एसपी गंगाधर नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर नौकायन किया गया। यह जहाज रस्टन निर्मित 2 डीजल इंजनों, प्रत्येक इंजन 105 हॉर्स पावर वाला से लैस है। जहाज MD-15 15% मिश्रित HSD से चलता है। मिथेनॉल कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले हाइड्रोजन ईंधन है, जिसे हाई ऐश कोल, पराली, ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाले CO2 तथा प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। यह COP21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के मद्देनजर सबसे अच्छा उपाय है। हालांकि मिथेनॉल पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह शक्ति में थोड़ा कम है, लेकिन वह परिवहन क्षेत्र, सड़क, रेल और समुद्री ऊर्जा क्षेत्र, DG बॉयलर, प्रोसेस हीटिंग, मॉड्यूलर ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं, और खुदरा क्षेत्र में इन दोनों ईंधनों की जगह ले सकता है। साथ ही यह आंशिक रूप से रसोई गैस, मिट्टी के तेल और लकड़ी के कोयले का स्थान भी ले सकता है। ये मिथेनॉल के बारे में है। नीति आयोग के मिथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कोयले के भंडार और नगर निगम के ठोस कचरे को मिथेनॉल में परिवर्तित करना है। मिथेनॉल एक लागत प्रभावी वैकल्पिक ईंधन है। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इन अन्य ईंधनों की तुलना में यह कम खर्चीला है और तट के किनारे भंडारण और बुनियादी ढांचे के विकास मामले में किफायती है। मिथेनॉल पर चलने वाले जहाजों को बदलने की लागत अन्य वैकल्पिक ईंधन रूपांतरणों की तुलना में काफी कम है। तरल ईंधन के रूप में मिथेनॉल के रखरखाव के लिए मौजूदा भंडारण और बुनियादी ढांचे में केवल मामूली संशोधन की आवश्यकता है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीजल पेट्रोल में 15% मिथेनॉल के सम्मिश्रण से डीजल पेट्रोल कच्चे तेल के आयात में कम से कम 15% की कमी हो सकती है। इसके अलावा यह प्रदूषण फैलाने वाले तंतुओं NOx और SOx के संदर्भ में ग्रीन हाउस उत्सर्जन 20% की कमी लाएगा, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट के लिए। अब देख लिए पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS क्या होता है। Polycystic ovarian syndrome is a multifactorial endocrine disorder which is characterized by chronic anovulation, irregular periods, hirsutism, weight gain are the common symptoms of PCOS. It is the most prevalent female endocrine disorder and the preeminent cause of infertility, with the worldwide range of 6 to 26%, and in India it is 3.7 to 22.5%. Risk factors that contribute to the development of PCOS include genetics, neuroendocrine system, sedentary lifestyle, diet, and obesity. Though there are synthetic drugs such as melatonin and oral contraceptive pills are available for treatment, their side effects cause concern. Hence, a traditional and herbal medicine has been gaining attention increasingly. However, in terms of indexed publications and awareness, PCOS and menstrual health need considerable push. ये बेसिकली एक मैंने कहीं मुझे मिला था कि जो पॉलीसाइस्टिक
ओवरिन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में, तो मैंने इसको इस बार इंक्लूड कर लिया, ये पीआईबी से लिया है मैंने। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जो स्त्रियों में बांझपन की विशेषता है। अनियमित मासिक धर्म, शरीर में अत्यधिक बालों का उगना, हिरुस्टिज्म, वजन बढ़ना पीसीओएस के सामान्य लक्षण हैं। यह सबसे अधिक होने वाला महिला अंतःस्रावी विकार है और बांझपन का प्रमुख कारण है, और इसकी विश्वव्यापी सीमा 6 से 26% और भारत में यह 3.7 से 22.5% है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वृद्धि में योगदान देने वाले जोखिम कारकों में आनुवांशिकी, न्यूरो एंडोक्राइन प्रणाली, सुस्त जीवन शैली, आहार और मोटापा शामिल है। यद्यपि उपचार के लिए सिंथेटिक दवाएं जैसे मेटाफॉर्मिन और मुंह में से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनके दुष्प्रभाव भी चिंता का कारण बनते हैं। इसलिए अब पारंपरिक और वनस्पतिक हर्बल दवाइयां तेजी से ध्यान आकर्षित कर रही हैं, ये जानना भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर एट 12th सेशन ऑफ एफएओ's इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा एफएओ है, देखो इसका एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम है। रोम में, ये जानना बहुत जरूरी है। 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। इसमें इंडिया को क्या बनाया गया? वाइस चेयर बनाया गया है। द वर्किंग ग्रुप established by the FAO's Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture functions to review technical issues, advise and make recommendation to the commission and further implement the commission's program related to ANGR at global level। ये जान लीजिए क्योंकि इस बार इसका इंडिया वाइस चेयर बना है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट अप्रूव्स 412 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड अदर डिफेंस डेकोरेशन टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल ऑन रिपब्लिक डे। इस बार कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए रिपब्लिक डे पे? 412। इसमें क्या है? 6 कीर्ति चक्रास इंक्लूडिंग 4 पॉस्थमस, 15 शौर्य चक्रा इंक्लूडिंग 2 पॉस्थमस, 1 बार टू सेवा मेडल गैलेंट्री, 92 सेवा मेडल्स इंक्लूडिंग 4 पॉस्थमस, 1 नौसेना मेडल, ये भी इसमें क्या है? ये पॉस्थमस है। 7 वायुसेना मेडल्स गैलेंट्री, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 1 बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल, 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 10 युद्ध सेवा मेडल, 4 बार टू सेना मेडल्स डिवोशन टू ड्यूटी, 36 सेना मेडल्स डिवोशन टू ड्यूटी, 2 बार टू नौसेना मेडल डिवोशन टू ड्यूटी पोस्टमस। तो ये हमारे क्या है? आगे देखिए, 11 नौसेना मेडल्स इंक्लूडिंग 3 पोस्टमस, 14 वायुसेना मेडल्स, 2 बार टू विशिष्ट सेना मेडल एंड 126 विशिष्ट सेवा मेडल्स, ये क्या दिए गए इस बार? गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कार तथा अन्य अलंकरणों का अनुमोदन किया। राष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों तथा अन्य रक्षा अलंकरणों का अनुमोदन किया है। इनमें 6 कीर्ति चक्र हैं जिनमें 4 मरणोपरांत हैं, 15 शौर्य चक्र जिनमें 2 मरणोपरांत, 1 बार टू सेना पदक वीरता, 92 सेना पदक जिसमें 4 मरणोपरांत, 1 सेना पदक वीरता मरणोपरांत, 7 वायुसेना पदक वीरता, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल पदक, 3 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 1 बार टू अति विशिष्ट सेवा पदक, 52 अति विशिष्ट सेवा पदक, 10 युद्ध सेवा पदक, 4 बार टू सेवा पदक। ये डिटेल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये क्या है कि हमें गणतंत्र दिवस पे दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति चक्र किस किस को दिया गया है। कीर्ति चक्र देखिए, एक है हमारे मेजर सुभांग, किसके हैं? डोगरा रेजिमेंट के हैं। ये किससे? आर्मी से हैं और राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन में थे मेजर सुभांग, इनको दिया है कीर्ति चक्र। और दूसरे हमारे नायक जितेंद्र सिंह, ये किसके हैं? राजपूत रेजिमेंट्स के हैं। ये भी कहाँ पे थे? राष्ट्रीय राइफल्स में, ये भी आर्मी से हैं। फिर श्री रोहित कुमार, कांस्टेबल JNK पुलिस, ये पोस्टमसली दिया गया इनको, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। श्री दीपक भारद्वाज, सब इंस्पेक्टर, इनको भी पोस्टमस, ये भी MHA से हैं। श्री सोढ़ी नारायण, हेड कांस्टेबल पोस्टमस, ये भी NMHA से। और श्री श्रवण कश्यप, हेड कांस्टेबल पोस्टमस, ये भी MHA से। तो ये हमारे 6 इस बार के कीर्ति चक्र हैं। इनमें मेजर सुभांग आर्मी से हैं जो कि डोगरा रेजिमेंट से हैं, नायक जितेंद्र सिंह राजपूत रेजिमेंट, ये भी राष्ट्रीय राइफल आर्मी, रोहित कुमार
कांस्टेबल JNK पुलिस पोस्टमस, दीपक भारद्वाज सब इंस्पेक्टर पोस्टमस, उसके बाद सोधी नारायण ये भी हेड कांस्टेबल पोस्टमस हैं, और श्री श्रवण कश्यप हेड कांस्टेबल पोस्टमस, ये भी सब क्या हैं MHA से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर ये हमारे 6 शौर्य चक्र हैं, ये किन किन को दिए गए हैं? मेजर आदित्य भदौरिया कुमाऊं रेजिमेंट से हैं, ये भी राष्ट्रीय राइफल्स 50 राष्ट्रीय राइफल्स। उसके बाद कैप्टन अरुण कुमार, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल से आर्मी से। कैप्टन युद्धवीर सिंह, ये क्या मैकेनाइज इन्फेंट्री से हैं राष्ट्रीय राइफल्स की, ये भी आर्मी से हैं। उसके बाद कैप्टन राकेश, ये क्या है बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स से हैं ये कैप्टन राकेश। उसके बाद नायक जसबीर सिंह, ये क्या है 6th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, इन्हें पोस्टमसली दिया गया है। और उसके बाद लायंस नायक विकास चौधरी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स 3rd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की, ये भी आर्मी से हैं। तो ये हमारे क्या है शौर्य चक्र है। उसके बाद देखिए शौर्य चक्र और कौन है? कांस्टेबल मुदसिर अहमद शेख, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से हैं, इनको पोस्टमसली दिया गया है आर्मी से। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णा राव खंडालकर, ये क्या है पायलट हैं एयरफोर्स से। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल मेट्रोलॉजी, ये क्या गरुड़ एयरफोर्स से हैं ये भी। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार झझरिया, ये एयरफोर्स से हैं। उसके बाद कैप्टन आनंद सिंह, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स से। फिर LAC सुनील कुमार, ये भी इंडियन एयरफोर्स से। श्री सत्येंद्र सिंह, ये असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। श्री विक्की कुमार पांडे, डिप्टी कमांडेंट MHA। और श्री विजय ओराउन कांस्टेबल MHA, ये हमारे क्या है इस बार के शौर्य चक्र हैं इतने जो हमने देखे। अब उसके बाद देखिए ये हमारे हैं प्रेसिडेंट अप्रूव तट रक्षक मेडल टू 6 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो तट रक्षक मेडल है वो किन्हें दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं कोस्ट गार्ड को। तो किस किस को दिए? देखिए प्रेसिडेंट तट रक्षक मेडल डिस्टिंग्विश सर्विस, इन्हें ये दिया गया है आनंद प्रकाश बडोला जी को दिया गया है। उसके बाद तट रक्षक मेडल गैलेंट्री किनको दिया है? कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी, ऋषि और मोहित कुमार यादव। तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस DIG हिमांशु नौटियाल और संतलाल को दिया गया। तो इनके एक बार नाम देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट ये कि जो तटरक्षक मेडल है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने 6 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदकों की मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट शौर्य, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति तटरक्षक पदक किनको दिया है? IG आनंद प्रकाश बडोला। तटरक्षक पदक है कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी, ऋषि और मोहित कुमार यादव। तटरक्षक पदक उत्कृष्ट सेवा DIG हिमांशु नौटियाल, संतलाल। ये पुरस्कार 26 जनवरी 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को दिए जा रहे हैं। कब से? 1990 से। श्री राजनाथ सिंह अलॉन्ग विद श्री धर्मेंद्र प्रधान फेलिसिटेट सुपर 25 अवॉर्डीज ऑफ वीर गाथा 2.0 कंटेस्ट। ये जो वीर गाथा 2.0 कंटेस्ट था स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, तो इनको क्या दिया गया है? इस बार फेलिसिटेट किया गया है। वीर गाथा 2.0 द सेकेंड एडिशन of Project Veer Gatha was organized in the backdrop of overwhelming success of Veer Gatha Edition 1 last year, which was jointly initiated by Ministry of Defence and Ministry of Education as part of आजादी का अमृत महोत्सव। तो पूछ सकते हैं कि वीर गाथा 2.0 या वीर गाथा 1 क्या था? रक्षा मंत्री ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के सुपर 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। वीर गाथा परियोजना के तहत पिछले साल के वीर गाथा संस्करण 1 की भारी सफलता को देखते हुए इसके दूसरे संस्करण वीर गाथा 2.0 को आयोजित किया गया था। इसे रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत संयुक्त रूप से शुरू किया है। फिर देखिए क्या है, पद्मा अवार्ड 2023 अनाउंस हुए। जो पद्मा अवार्ड है ये भारत रत्न के बाद क्या है, दूसरे नंबर के हमारे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड होते हैं। प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फरमेंट ऑफ 106 पद्मा अवार्ड्स। इसमें क्या क्या है? 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 21 पद्मश्री अवार्ड, 91 पद्मश्री हैं। इसमें क्या है? 19 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन एंड आर द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड 2 पर्सन फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI एंड 7 पोस्टमस अवार्डीज। तो टोटल हमारे कितने? 106। पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई।
देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसके देख लीजिए किस किस फील्ड में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार क्या किया है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। तो ये देख लीजिए पद्म विभूषण कौन कौन है। श्री बालकृष्ण दोषी किस फील्ड से हैं, आर्किटेक्चर से हैं, उनका स्टेट क्या है, गुजरात है। फिर जाकिर हुसैन है, ये आर्ट से हैं, महाराष्ट्र। श्री एच एम कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका। श्री दिलीप महालनोबिस इन्हें पोस्टमस दिया गया, मेडिसिन वेस्ट बंगाल। श्री श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। श्री मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। ये तो हमारे क्या है, पद्म विभूषण है। पद्म भूषण में देखिए श्री एस एल भैरप्पा लिटरेचर एंड एजुकेशन कर्नाटक, श्री कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, श्री दीपक धार साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, मिसेज वानी जयराम आर्ट तमिलनाडु। उसके बाद स्वामी स्वामी चिन्ना जियर अदर ये क्या स्पिरिचुअलिज्म में तेलंगाना, मिसेज सुमन कल्याणपुर आर्ट महाराष्ट्र, श्री कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन दिल्ली, मिसेज सुधा मूर्ति सोशल वर्क कर्नाटका, श्री कमलेश डी पटेल स्पिरिचुअलिज्म तेलंगाना। ये क्या है, हमारे पद्म भूषण है इस बार के, देख लीजिए। इसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फरमेंट ऑफ जीवन रक्षा मेडल सीरीज ऑफ अवार्ड 2022। एक हमें ये भी कौन से अवार्ड हैं जो हमारे क्या दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। जीवन रक्षा पदक क्या है ये, 43% विच इंक्लूड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक टू 7, उत्तम जीवन रक्षा पदक टू 8, जीवन रक्षा पदक टू 28%. 4 awardees are posthumous. जीवन रक्षा पदक series of awards are given to a person for meritorious act of human nature in saving the life of a person. किसी और की लाइफ सेव करने के लिए दिया जाता है। The award is given in 3 categories, namely सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक and जीवन रक्षा पदक. Persons of all walks of life are eligible for these awards. The award can also be conferred posthumously. The decoration of the award, medal, certificate signed by the Union Home Minister and lump sum monetary allowance is presented to the awardees is in due course by the respective union ministries, organizations, state government to which they belong. राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2022 प्रदान किया जाना अनुमोदित किया। ये क्या होता है, सभी के लिए होता है, सिविलियन और जो डिफेंस दोनों के लिए है। राष्ट्रपति ने 43 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2022 प्रदान किया जाना अनुमोदित किया है, जिसमें 7 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 जीवन रक्षा पदक सम्मिलित हैं। 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एवं जीवन रक्षा पदक में प्रदान किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के अलंकरण, मेडल, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं एकमुश्त मौद्रिक भत्ता पुरस्कार प्राप्तकर्ता को यथा समय केंद्रीय मंत्रालय, संगठन, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिससे पुरस्कार प्राप्तकर्ता संबंधित हैं। फिर अगला देखिए, 901 पुलिस पर्सनल अवॉर्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2023। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर 901 पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित हुए। प्रेसिडेंट्स मेडल टू फायर सर्विस, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सीडी कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश एंड मेरिटोरियस सर्विस अवॉर्डेड टू द आरपीएफ, आरपीएसएफ पर्सनल
जो आरपीएफ वाले हैं उनको आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए कार्मिकों को विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो ये सभी जो होते हैं ये गणतंत्र दिवस के दिन हर वर्ष किया जाता है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला देखिए, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन रिसीव्स ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। जो हमारा ये कहाँ है, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे में है। और ये जो हमारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट है किसने दिया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। द एनवायरमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन रेलवे विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज डेवलप्ड द ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम. It addresses national priorities such as water conservation, handling of waste, energy efficiency, reduced use of fossil fuel, lesser dependence on usage of virgin material and health and well-being of the occupants. तो ये हमारा क्या है, जो हमारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, ये एनवायरमेंट डायरेक्टरेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में और आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने मिलकर डेवलप किया है। तो विशाखापत्तनम को क्या है, जो हाईएस्ट इसका लेवल होता है प्लेटिनम रेटिंग का, वो दिया गया है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन है किस में आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है इसको। भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय ने आईजीबीसी के सहयोग से हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली विकसित किया है। यह जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग पर न्यूनतम निर्भरता और उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल सिनैप्स डेवलप्ड फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग विद इंडस्ट्री कंपेटेबल नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स। ये एक बड़ी यूनिक खोज वो इंडिया में हुई है इनोवेशन। क्या है, ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग जो पहली बार डेवलप की गई है। Scientists have used scandium nitride, a semiconducting material with supreme stability and complementary metal oxide semiconductors compatibility to develop brain-like computing. This invention can provide a new material for stable CMOS compatible optoelectronic synaptic functionality at a relatively lower energy cost and hence has the potential to be translated into an industrial product. The traditional computers, इसके बारे में डिटेल में देखिए क्या है। The traditional computers have physically separated memory storage and processing units. तो उसमें जो मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती हैं। As a result, it takes enormous energy and time to transfer data between these units during an operation. On the contrary, the human brain is a supreme biological computer that is smaller and more efficient due to the presence of synapse, the connection between two neurons, that plays the role of both processor and memory storage unit. In the current era of artificial intelligence, the brain-like computing approach can help meet the escalating computational demands. The development of neuromorphic hardware aims at mimicking a biological synapse that monitors and remembers the signal generated by the stimuli. Scientists have been trying to create an artificial synaptic device that does not suffer from RC delays, exhibits large bandwidth, consumes low energy, and is stable, scalable, and CMOS compatible. बेंगलुरु's जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये देख लीजिए किसने डेवलप किया है। ये किसने किया, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये डेवलप किया है। देखिए, उद्योग संगत नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनैप्स विकसित किया गया। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए सर्वोच्च स्थिरता और पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अनुकूलता के साथ एक अर्धचालक सामग्री स्कैंडियम नाइट्राइड का उपयोग किया है। यह आविष्कार अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत पर स्थिर CMOS संगत ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्टिक कार्यात्मकताओं के लिए एक नई सामग्री प्रदान कर सकता है। इसलिए इसके लिए औद्योगिक उत्पाद में अनुप्रयुक्त होने की संभावित क्षमता है। पारंपरिक कंप्यूटरों में स्मृति भंडार और प्रसंस्करण इकाई भौतिक रूप से अलग अलग होते हैं। परिणाम स्वरूप संचालन के दौरान इन इकाइयों के बीच डाटा स्थानांतरित करने में अत्यधिक ऊर्जा और समय लगता है।
इसके विपरीत मानव मस्तिष्क एक सर्वोच्च जैविक कंप्यूटर है जो एक सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच संबंध की उपस्थिति के कारण छोटा और अधिक कुशल है होने के साथ ही प्रोसेसर और मेमोरी स्टोरेज यूनिट दोनों की भूमिका निभाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान युग में मस्तिष्क जैसा कंप्यूटिंग दृष्टिकोण बढ़ती गणनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है। न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर के विकास का उद्देश्य एक जैविक सिनेप्स को ऐसी नकल करना है जो उत्तेजनाओं द्वारा उत्पन्न सिग्नल की निगरानी और उन्हें याद रखती है। वैज्ञानिक एक कृत्रिम सिनेप्टिक डिवाइस बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आरसी देरी से ग्रस्त नहीं है, बड़ी बैंडविड्थ प्रदर्शित करता है, कम ऊर्जा का उपभोग करता है और स्थिर मापी और CMOS संगत है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। तो देखिए आदि शौर्य क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड द सेकंड आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। ये बेसिकली क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है आदि शौर्य जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके सेलिब्रेट किया। इसके बाद देखिए नेशनल वार मेमोरियल क्या है हमारा, न्यू दिल्ली में है और जहाँ पे आरडी परेड होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ बोलते हैं। ये दो केवल फैक्ट हैं कि राष्ट्रीय समर स्मारक कहाँ है, नई दिल्ली में है, अभी नई बना है, और कर्तव्य पथ कहाँ है जिसमें आरडी परेड होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ है। नेक्स्ट देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड in collaboration with Biotechnology Industry Research Assistance, a PSU under Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. ये क्या है, इनकोवैक क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। इनकोवैक इज अ कॉस्ट इफेक्टिव कोविड वैक्सीन which does not require syringes, needles, alcohol wipes, bandage, etc., saving costs related to procurement, distribution, storage, and biomedical waste disposal that is routinely required for injectable vaccine. It utilizes a vector-based platform which can be easily updated with emerging variants leading to large-scale production within a few months. These rapid response timelines combined with the ability of cost-effective and easy intranasal delivery make it an ideal vaccine to address future infectious diseases. ये तो हमारी क्या है, इनकोवैक है। इसके अलावा देखिए जाइकोवी डी हमने भी पढ़ा था। जाइकोवी डी द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए बेस्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19 टू बी एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमन इंक्लूडिंग children and adult 12 years and above was also developed in partnership with the Department of Biotechnology in the Ministry of Science and Technology under Mission COVID Suraksha through BIRAC. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 टीका इनकोवैक को जारी किया। तो हमें देखो इनकोवैक क्या है, हमारा विश्व का पहला हमारा इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, और दूसरा हमारा जाइकोवी डी क्या है, ये पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है वर्ल्ड की। तो इनकोवैक प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों और एक बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है। इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस के सहयोग से विकसित किया है। BIRAC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इनकोवैक एक लागत प्रभावी कोविड टीका है। इसमें सिरिंज, सुई, एल्कोहल वाइप्स, बैंडेज आदि की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा खरीदारी, वितरण, भंडारण और बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान से संबंधित लागतों की बचत करता है, जो इंजेक्टेबल टीकों के लिए नियमित रूप से जरूरी है। यह एक रोगवाहन आधारित मंच का उपयोग करता है, जिसे कुछ महीनों के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उभरते वेरिएंट्स के साथ आसानी से अपडेट किया जा सकता है। लागत प्रभावी और आसान इंट्रानेजल डिलीवरी की क्षमता के साथ मिलकर ये तीव्र प्रतिक्रिया समय सीमाएं इसे भविष्य के संक्रामक रोगों से निपटने के संबंध में एक आदर्श टीका बनाता है। जाइकोव डी विश्व का पहला और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के लिए डीएनए आधारित टीका है, जिसे इस टीके को 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों में लगाया जाएगा। इसका भी विकास मिशन कोविड सुरक्षा के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में BIRAC के माध्यम से किया गया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने देखनी, इनकोवैक और जाइकोव डी। फिर देखिए कोल इंडिया लिमिटेड टू लॉन्च एम सैंड प्रोजेक्ट इन अ बिग वे। एम सैंड क्या होती है देखिए, सैंड इज क्लासिफाइड एज ए माइनर मिनरल, ये क्या हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सैंड इज क्लासिफाइड एज ए माइनर मिनरल अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 MMDR एक्ट and administrative control over minor mineral waste with the state government and accordingly regulated through state specific rules. Due to high demand, regulated supply and complete ban of sand mining during monsoon to protect river ecosystem, finding alternative to rivers and becomes necessary. Sand Mining Framework 2018 prepared by Ministry of Mines envisages alternative source of sand in the form of manufactured sand. तो M sand क्या है? Manufactured sand from crushed rock fines, crusher dust, sand from overburden of coal mine. During open cast mining, the overlying soil and rock are removed as waste to extract coal and the fragmented rock, मतलब overburden, is heaped in dumps. Most of the waste is disposed of at surface, which occupies considerable land area and requires extensive planning and control to minimize the environmental impact of mining. Coal India Limited has envisaged the process the overburden rocks for sand production in mines where OB material containing about 60% sandstone by volume, which is harnessed through crushing and processing of overburden. So OB overburden to M sand initiative of CIL is facilitating processing of waste overburden its OC mines. Manufactured sand, M sand जिसे बोलते हैं, from overburden of coal mine have several benefits in terms of economic and environmental sustainability. इसके क्या क्या benefits हैं? क्या एक तो cost effectiveness होती है. Using manufactured sand can be cost effective than using natural sand as it can be produced in large quantities at lower cost. दूसरा इसका consistency है. Manufactured sand can have a consistent grain size and shape which can be beneficial for construction projects and that require a specific type of sand. Third इसका environmental benefit है. Using manufactured sand can help to reduce the need for mining natural sand, which can have negative environmental impact. Additionally, using the overburden from coal mine can help to repurpose material that would otherwise be considered waste. फिर है reduced water consumption. Using manufactured sand can also to reduce the amount of water required for construction project as it does not require washing before use. Better workability. Manufactured waste sand is more angular and has a rougher surface, which makes it more workable for construction project. Land occupied by OB dumps can be freed for alternative useful purpose. Recovery of sand from waste overburden is the best out of waste product. Commercial sale of produced sand can generate additional revenue for coal companies. Apart from commercial use, sand produced shall also be consumed for sand stowing in underground mines, enhancing safety and conservation. Lesser sand extraction from river will reduce erosion of channel-based bank and protect their water habitat, helping maintaining water table. ये इतने सारे बेनिफिट है किसके? मैन्युफैक्चर्ड सैंड के, मतलब एम सैंड के. इसको अब देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड बड़े पैमाने पर एम सैंड परियोजनाओं की शुरुआत करेगी. तो खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम जो है 1957 का, जिसे MMDR अधिनियम भी कहते हैं, के तहत रेत को एक लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है. गौण खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है और तदनुसार इसे राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है. बहुत अधिक मांग, नियमित आपूर्ति और मानसून के दौरान नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण नदी की रेत का विकल्प खोजना बहुत आवश्यक हो गया है. खान मंत्रालय द्वारा तैयार सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 में कोयले की खानों में के ओवरबर्डन, जो मतलब ऊपर का जो वेस्ट है, से क्रश्ड रॉक फाइन्स, क्रशर डस्ट से निर्मित एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड के रूप में प्राप्त रेत को वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है. ओपन कास्ट माइनिंग के दौरान कोयला निकालने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को कचरे के रूप में हटा दिया जाता है.
तथा खंडित चट्टान ओवरबर्डन या ओबी को डंप में फेंक दिया जाता है। अधिकांश कचरे का सतह पर ही निपटान किया जाता है, जो काफी भूमि क्षेत्र को घेर लेता है। खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक योजना और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने खानों में रेत के उत्पादन के लिए ओवरबर्डन चट्टानों को प्रोसेस करने की परिकल्पना की है, जहां ओबी सामग्री में लगभग 60% बलुआ पत्थर होता है, जिसका ओवरबर्डन को कुचलने और प्रसंस्करण करने के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा एम सैंड यहाँ बनेगा, जिसमें 60% से ज्यादा क्या होगा, बलुआ पत्थर होगा। तो इसके क्या क्या फायदे हैं पर्यावरण में, और कई अलग फायदे हैं। पहला देखिए, लागत प्रभावशीलता। प्राकृतिक रेत के उपयोग की तुलना में विनिर्मित रेत का उपयोग करना अधिक सस्ता हो सकता है, क्योंकि इसे कम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा है स्थिरता। निर्मित रेत में एक समान दानेदार आकार हो सकता है, जो उन निर्माण परियोजनाओं के लिए लाभदायक हो सकता है जिनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की रेत की आवश्यकता होती है। तीसरा है पर्यावरणीय लाभ। विनिर्मित रेत का उपयोग प्राकृतिक रेत के खनन की आवश्यकता को कम कर सकता है। प्राकृतिक रेत के खनन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा कोयले की खदानों से ओवरबर्डन का उपयोग करने से उन सामग्रियों को पुनः उपयोग करने में मदद मिल सकती है, जिन्हें अन्यथा रूप से अपशिष्ट माना जाता है। पानी की कम खपत। विनिर्मित रेत का उपयोग निर्मित परियोजनाओं के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले धोने की आवश्यकता नहीं होती। बेहतर कार्यक्षमता। निर्मित रेत अधिक दानेदार होता है और इसकी सतह खुरदरी होती है, जो इसे निर्माण परियोजनाओं के लिए अधिक व्यावहारिक बनाती है। ओबी डंप द्वारा कब्जा की गई भूमि को वैकल्पिक लाभदायक उद्देश्यों के लिए मुक्त किया जा सकता है। अपशिष्ट ओवरबर्डन से रेत की प्राप्ति अपशिष्ट उत्पाद को सर्वोत्तम उपयोग है। उत्पादित रेत की व्यावसायिक बिक्री से कोयला कंपनियों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। वाणिज्यिक उपयोग के अलावा उत्पादित रेत का उपयोग भूमिगत खानों में रेत के भंडारण के लिए भी किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और संरक्षण में वृद्धि होगी। नदी से कम बालू निकाले जाने से चैनल बेड और नदी के किनारों का कम क्षरण होगा और जल आवास की रक्षा होगी और जल स्तर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, जो विनिर्मित जो रेत है उसके हमारे क्या है, इतने फायदे हैं। इसके बाद है वीर गार्जियन 2023। वीर गार्जियन 2023 क्या है? द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज वीर गार्डियन 2023 between the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force concluded in Japan on 26 January 2023। भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ। तो ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो वीर गार्जियन है वो क्या है, पहली बार भारत और जापान की जो एयर फोर्स है उनके बीच का क्या है, संयुक्त युद्धाभ्यास है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट टू रीइंट्रोड्यूस चीता टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका कंक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन in the reintroduction of cheetah to the Asian country. In terms of the agreement, an initial batch of 12 cheetah are to be flown from South Africa to India during February 2023. The cats will join 8 cheetah introduced to India from Namibia during 2022. तो पहले नामीबिया से आए थे 8, अब 12 आएंगे कहां से, साउथ अफ्रीका से। Restoring cheetah population is considered to be a priority for India and will have vital and far-reaching conservative consequences, which would aim to achieve a number of ecological objectives, including re-establishing the function role of cheetah within their historical range in India and enhancing the livelihood options and economies of the local communities. Following the import of the 12 cheetah in February, the plan is to translocate a further 12 cheetah annually फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years। तो हर साल अगले 8 से 10 साल तक 12 चीते कहां से इंपोर्ट किए जाएंगे। दिस मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल प्रोग्राम इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड द एनवायरनमेंट इन कोलैबोरेशन विद द साउथ अफ्रीकन नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क, द चीता रेंज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग टुगेदर विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये इतने इंस्टीट्यूट इसमें क्या इन्वॉल्व हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
On reintroduction of cheetah to India facilitates cooperation between the parties to establish a viable and secure cheetah population in India, promote conservation and ensure that expertise is shared and exchanged and capacity built to promote cheetah conservation. This includes human-wildlife conflict resolution, capture and translocation of wildlife and community participation in conservation in the two countries. In terms of the MOU, the countries will collaborate and exchange best practices in large carnivore conservation through the transfer of technology, training of professionals in management, policy and science, and to establish a bilateral custodianship arrangement for cheetah translocated between the two countries. ये हमारे क्या है इस एग्रीमेंट के पार्ट हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौता संपन्न हुआ। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भारत गणराज्य ने एशियाई देश में चीते को फिर से लाने में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। तो 2022 में नामीबिया से आए थे, अब कहां से आएंगे? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका लक्ष्य कई पारिस्थितिकी उद्देश्यों को हासिल करना होगा, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीते की भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी विकल्पों को बेहतर करना तथा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना शामिल है। फरवरी 2012 में 12 चीतों के आयात के बाद अगले 8 से 10 वर्षों तक सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है। पिछली शताब्दी में अधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण इस प्रतिष्ठित प्रजाति के स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जाने के बाद चीता को एक पूर्व दायरे वाले देश में फिर से लाने की पहल भारत गणराज्य की सरकार से प्राप्त अनुरोध के बाद की जा रही है। इस बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान, चीता रेंज विस्तार परियोजना और दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। भारत में चीता को फिर से लाने से संबंधित यह समझौता भारत में चीता को व्यवहार्य और सुरक्षित आबादी स्थापित करने हेतु दोनों पक्षों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने संबंधी विशेषज्ञता को साझा व आदान प्रदान हो और उसके लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण किया जाए। इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष समाधान, वन्यजीवों का कब्जा एवं स्थानांतरण और दोनों देशों में संरक्षण के कार्यों में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देश बड़े मांसाहारी जीवों के संरक्षण में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रबंधन नीति और विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग और उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच स्थानांतरित चीतों के लिए एक द्विपक्षीय संरक्षकता की व्यवस्था को बनाएंगे। इस समझौता ज्ञापन को की शर्तों को प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु इसकी हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की और दो सरकारों के बीच का जो एग्रीमेंट है। अब देखिए, 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी नोटिफाइड इन द रिसेंटली अमेंडेड आईटी रूल्स 2021। तो क्या है आईटी रूल 2021 में? क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटीज का जो प्रावधान था उनको क्या कर दिया गया है? स्थापित कर दिया गया है। The center today established 3 grievance appellate committees based on recently amended information technology IT rules 2021. This notification is to this effect has been published today. As per the notification, 3 grievance appellate committee have been constituted with 3 members each. The IT rules 2021 provides for creating avenues for grievance redressal apart from courts and ensure that constitutional rights of Indian citizens are not contravened by any big tech platform by ensuring new accountability standard for SSMIs. The Grievance Appellate Committee is a critical piece of overall policy and legal framework to ensure that Internet in India is open, safe and trusted and accountable. The need for GAC was created due to large number of grievances
being left unaddressed or unsatisfactorily addressed by internet intermediaries. GAC is expected to create a culture of responsiveness amongst all internet platforms and intermediaries toward their consumer. The GAC will be a virtual digital platform that will operate only online and digitally, wherein the entire appeal process from filing of appeal to the decision thereof shall be conducted digitally. तो बेसिकली क्या कि अभी तक हम सिर्फ कोर्ट ही जा सकते थे, अब हमारी क्या होगी, अपीलेट कमेटी भी हो गई है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जब उसे लगता है कि इंटरनेट के जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो वहां जाके वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को कर सकते हैं। ये क्या होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, तो पूरी तरीके से क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन ही शिकायत कंप्लेंट की फाइलिंग होगी और ऑनलाइन ही उसका क्या होगा, डिस्पोजल होगा। हाल ही में संशोधित आईटी नियमावली 2021 के आधार पर 3 शिकायत अपील समितियां अधिसूचित। केंद्र ने आज हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के आधार पर 3 शिकायत अपीली समितियों की स्थापना की। अधिसूचना के अनुसार 3 शिकायत अपीली समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 3 सदस्य हैं। इनका विवरण अनुलग्न में दिया गया है। आईटी नियमावली 2021 न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान उपलब्ध कराता है और यह सुनिश्चित करती है कि एसएसएमआई के लिए नए जवाबदेही से जुड़े मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए। शिकायत अपील समिति जीएसी यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह है। बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने से इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने के कारण शिकायत अपील समितियों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। शिकायत अपील समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करे। शिकायत अपील समिति एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपीली प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, महानदी कोल फील्ड्स ने ओडिशा में आकर्षक इको पार्क एवं कोयला संग्रहालय का निर्माण किया। तो ये पूछ सकता है कि जो कोयला संग्रहालय है वो कहाँ बना है, उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड्स में बना है। एमसीएल की नवीनतम उपलब्धि ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित ईब वैली कोल फील्ड्स में ओरिएंट एरिया की खदान संख्या 4 में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क एवं कोयला संग्रहालय का विकास हुआ। तो ये हमारे प्री के हिसाब इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए, कि चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। यह इको पार्क झारसुगुड़ा रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के किनारे गंदघोरा गांव में स्थित है। ये गांव का नाम देख लीजिएगा, गंदघोरा। इस पार्क के भीतर स्थित कोयला संग्रहालय भारत में कोयला खनन के इतिहास और विरासत की एक आदर्श झलक है। भूमिगत और ओपन कास्ट खदानों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों और वाहनों के वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। बाकी तो खैर उसमें जो एक हमारे संग्रहालय में होता है वो चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, गंदघोरा गांव में बनाया गया है महानदी कोलफील्ड्स के द्वारा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, वायनाड बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल। ये बस क्या हमारा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि पहला भारत का जिला जहाँ पे सभी जो आदिवासी लोग हैं उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो कहाँ है, केरल का वायनाड है। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वन डे एग्जाम्स के लिए। फिर देखिए, एंड ऑफ एरा वीआईएसपी टू शट शॉप आफ्टर 105 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो विश्वेश्वरा आयरन ओर एंड स्टील, कहाँ, भद्रावती है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। तो विश्वेश्वरा आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती इन शिवमोगा district, a symbol of early industrialization of Karnataka with a history of 105 years, may be on its last legs. According to its employees, the Board of Steel Authority of India has taken decision to close the VISP. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो VISP है उसे क्या कर दिया, क्या है, एक पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है जिसे क्या कर लिया गया, बंद करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ है VISP, भद्रावती में है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया, ये कई नई गाइडलाइंस आई हैं, इसके बारे में हमें पढ़ लेना है। द सेंटर ऑन फ्राइडे रिलीज्ड द एंडोर्समेंट गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मैंडेटिंग कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ मॉनिटरी
और material benefits of a product or a brand they are promoting through social media platforms. Failing to do so will attract penalty of 50 लाख। क्या है कि आजकल देखिए सोशल मीडिया में कई सेलिब्रिटी हो गए, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे अपने प्रोडक्ट्स को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसके बदले पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो उसको देख रहा है उसको नहीं पता कि इन्होंने इसके लिए पैसे लिए हैं। सपोज कोई एक साबुन का ऐड कर रहा है या कोई और प्रोडक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि इसे मैं यूज करता हूँ, यूज नहीं करता लेकिन उसके बदले वो पैसे लेता है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि यदि वो ऐसे पैसे लेके उसको प्रमोट करेगा तो उसको क्या उसमें दिखाना लिखना पड़ेगा कि जिसमें उसके डिस्क्लोजर में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्पॉन्सर्ड या एडवर्टाइजमेंट या पेड प्रमोशन, इस टाइप का उसे लिखना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें क्या है 50 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी। और ये किसके तहत हो रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में है। इस न्यूज को आज एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके सामने है तो इसको आप पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए क्लैशेस इन लीमास 1000 रैली अगेंस्ट पेरू गवर्नमेंट। तो इसमें हमें देखने की बात है कि जो पेरू में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज ये आई थी कि ये प्रीलिम, मतलब ये तो मेंस का तो क्वेश्चन नहीं है, प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जहां पे सरकार के खिलाफ बड़े वाइड स्प्रेड क्या हुए, प्रोटेस्ट हुए, वो है पेरू में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अहोम बरियल साइट्स टू वाई फॉर यूनेस्को टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। Center chooses Assam's Charidev Madams from 52 sites across the country to be nominated for World Heritage Site status. तो इस बार हमने क्या किया है कि जो अहोम मतलब जो असम में बरियल साइट्स हैं उन्हें यूनेस्को के लिए भेजा है। इसमें देखिए क्या है, द सेंटर हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट असम्स चरायदेव मैदान्स, द अहम इक्विवेलेंट ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड्स फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, चरायदेव मैदान, जो क्या है हमारे इजिप्ट में जिस तरीके के पिरामिड होते हैं, ये बरियल साइट्स हैं जहां पे जो मृत लोगों को क्या किया जाता था, बरी मतलब दफनाया जाता था, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस के लिए भेजा है। देयर इज करेंटली नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी कल्चरल हेरिटेज अभी तक नहीं है। द डोजियर was prepared in collaboration with the Archaeological Survey of India. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो ठीक है, इसमें कितनी साइट्स हैं, टोटल 52 साइट्स हैं और ये क्या है असम में है। इनको किस चीज के लिए भेजा है हमने, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट नौ उसके लिए भेजा है। इसमें देखिए आगे देखिए क्या है, आफ्टर 18th century the Ahom ruler adopted Hindu method of cremation and began entombing the cremated bones and ashes in मैदान of चरायदेव। तो ये क्या है 18th सेंचुरी के हैं। द नॉमिनेशन ऑफ द चरायदेव मैदान हैज अटेन्ड सिग्निफिकेंस एट द टाइम व्हेन द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 400 बर्थ ऑफ लचित बाराकुणा। ठीक है, ये तो वैसे न्यूज है, आप इसको देख लीजिएगा। चाइना बिल्डिंग न्यू डैम इन तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। तो क्या है कि कई सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत में कहाँ से आती हैं, चीन से आती हैं। ये विवाद एक बहुत पुराना है, पहले भी हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में चाइना क्या करता है, इस तरीके से जो भारत की तरफ नदियां आती हैं उसमें क्या करते रहता है, डैम बनाते रहता है। ये एक नया उन्होंने क्या कर लिया है, नई नदी है जिसमें कौन सी में, यारलुंग जांगपो, इसमें पहले इन्होंने किया है। आगे देखिए क्या, इनर डेवलपमेंट दैट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड नेपाल, दोनों के लिए है। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन माबजे जांगबो रिवर। ये जो माबजे जांगबो रिवर है, नदी है, कहाँ से आती है, ये तिब्बत से आती है और फिर नेपाल और फिर उसके बाद कहाँ आती है, इंडिया में आती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, डैम बना रहा है। सैटेलाइट इमेजरी हैज रिवील्ड द डैम इज अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन एंड इज अपोजिट टू कालापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, द माबजा जांगबो ओरिजिनेट्स इन द नगारी कंट्री ऑफ तिब्बत, फ्लोज थ्रू नेपाल इनटू घाघरा रिवर बिफोर जॉइनिंग द गंगा इन इंडिया। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो इसमें आगे इसको हम पढ़ते रहेंगे। पहले इन्होंने ब्रह्मपुत्र में ऐसा किया था, अब ये उत्तराखंड के बॉर्डर पे भी इस टाइप से चाइना कर रहा है। उसका देखिए, क्रिस हिपकिंस टू सक्सीड आर्डेन एज ए न्यूजीलैंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये फैक्चुअल न्यूज है, वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो उनका नाम है क्रिस हिपकिंस, ये आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए पेरू में हिंसा के चलते पर्यटन स्थल माचू पिचू बंद किया गया। तो अभी हमने पहले देखो, मैंने आपको न्यूज बताई थी कि पेरू में क्या हुआ है, बहुत बड़ी हिंसा हुई है। तो लेकिन इसमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है कि जो माचू पिचू है वो कहाँ पर है, पेरू में है।
तो पेरू में जारी हिंसा की वजह से दुनिया भर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में शामिल माचू पिच्चू को शनिवार को बंद कर दिया गया। पेरू के सांस्कृतिक निदेशालय और माचू पिच्चू ऐतिहासिक अभयारण्य निदेशालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, जिन पर्यटकों के पास 21 जनवरी या उसके बाद का टिकट है वो विरोध प्रदर्शन खत्म होने के 1 महीने बाद तक रिफंड का दावा कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि माचू पिच्चू कौन से देश में, पेरू में। फिर एक देखिए उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, बनबसा थाने को मिला देश के टॉप 3 थाने का पुरस्कार। तो जो हमारे इंडिया के 3 सबसे टॉप मोस्ट थाने चुने गए हैं उसमें से उत्तराखंड का एक थाना है, वो कौन सा है, बनबसा थाना। इसको अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नामित। ये एक बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए। SS राजमौली की फिल्म RRR ने एक बार फिर धमाका किया है। फिल्म के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को भी नामित किया गया है। इसके अलावा 2 और डॉक्यूमेंट्री, कौन सी, शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और कार्तिक गोंजाल्विस की एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नामित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक तो हमारा ये नाटू नाटू गाना हो गया, उसके अलावा ये 2 हमारी डॉक्यूमेंट्री हैं। ऑल दैट ब्रीथ्स 2 भाइयों की कहानी है जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। वहीं एलिफेंट विस्पर स्वदेशी जोड़े और एक हाथी के बीच के बंधन को दिखाती हुई लघु फिल्म है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वन रावतों के लिए खिरद्वारी गांव में खुली राशन की दुकान। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जो क्या वन रावत हमारी एक क्या आदिम जनजाति है, क्या है, एक प्रिमिटिव ट्राइब है उत्तराखंड की। इनका कहीं कहीं गांव है, तो मेनली क्या है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के डीडीहाट और धारचूला ब्लॉक में, लेकिन चंपावत में भी कहाँ पे एक गांव है खिरद्वारी, जहाँ पे ये मिलते हैं। यही इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके लिए, और तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए LAC पर चीन ने जारी टकराव के बीच पूर्वोत्तर में अभ्यास करेगी वायुसेना, गरजेंगे राफेल और सुखोई। इसमें मेन चीज है कि अभ्यास प्रलय क्या है, ये वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। अभ्यास प्रलय हमारे वायुसेना का नॉर्थ ईस्ट में चीन के बॉर्डर पे जो हमने अभ्यास किया उसका नाम है अभ्यास प्रलय। अब देखिए नेक्स्ट है, फर्जी नागरिकता में नेपाल के उप प्रधानमंत्री बर्खास्त। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन से देश के उप प्रधानमंत्री को रिसेंटली फर्जी नागरिकता के मामले में बर्खास्त किया गया, वो है नेपाल। फिर है, कैलाश यात्रा मार्ग की धर्मशालाएं संवारी जाएंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक हमारी जो जसूली देवी हैं, जो क्या थी, जसूली सौक्यानी भी बोलते हैं, पिथौरागढ़ की थी। इन्होंने पूरे कुमाऊं में खासतौर से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कई सारी धर्मशालाएं बनवाई थी, जिनको क्या किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा। ये एक न्यूज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मशालाएं किसने बनाई थी, या जसूली सौक्यानी या जसूली देवी कौन थी। उसके अलावा देखिए लंदन फोर्ट के बारे में आया है। लंदन फोर्ट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। इसके बारे में बस इतना ही हमें जानना है। अभी देखिए क्या है भार OS, इसके फायदे भी जानिए। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि रिसेंटली क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS, जिसको IIT मद्रास ने बनाया है। इसके बारे में सुनिए, देखिए किसने बनाया इसे। IIT मद्रास में इंक्यूबेशन के तहत काम कर रही नॉन प्रॉफिट कंपनी J&K ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है भार OS को, जिसे भरोस भी इसको बोला गया है। उपयोग कौन करेगा, इसे फ्री और ओपन सोर्स रखा गया है। आने वाले समय में आम नागरिक और सरकारी एजेंसियां भी बिना किसी रोक टोक के इसका उपयोग कर सकेंगे। फायदा क्या होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉइड OS पर निर्भरता घटाने में भारत को मदद मिलेगी। अभी तक जो ज्यादातर हमारे मोबाइल हैं, या तो एप्पल का iOS सिस्टम को यूज करते हैं या हम एंड्रॉइड को यूज करते हैं। ये क्या हमारा स्वदेशी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी नागरिकों को फोन केवल फोन रहेगा, उसमें अमेरिकी टेक कंपनियों की OS के जरिए गैर जरूरी ऐप जबरन नहीं डाले जाएंगे। इससे देखिए सुरक्षा कैसे बढ़ेगी। iOS या एंड्रॉइड OS में सैकड़ों ऐप बाय डिफॉल्ट पहले से ही शामिल किए जाते हैं। इन्हें मोबाइल फोन की सुरक्षा और यूजर्स की निजता के लिए खतरा माना जाता है। यूजर्स का डाटा उसकी मर्जी या बिना मर्जी स्टोर किया जा सकता है, बल्कि दूसरे देशों में भेजकर डाटा माइनिंग में उपयोग किया जा सकता है। भार OS कैसे अलग है, इसमें NDA यानी नो डिफॉल्ट ऐप की नीति लागू की गई है। ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को OS में अलग रखा गया है। यूजर्स किसी ऐप को पास देंगे तभी वह इंस्टॉल होगा, क्या काम करेगा। इससे इनोवेशन के कुछ आर्थिक लाभ भी होंगे। क्या होंगे, भारत ने इस OS से ऐप डेवलपर्स को भी मदद मिलेगी। उन्हें बड़ी टेक कंपनियों पर अपने ऐप को जारी करने की निर्भरता नहीं रखेगी। सरकार को भी इससे राजस्व हासिल करना आसान होगा। दूसरे फायदे क्या हैं, भार OS पर चलने वाले ऐप पर यूजर्स बेहतर नियंत्रण कर सकेंगे। यह किसी घातक ऐप को फोन में पहुंचने से भी रोकेगा। तो ये हमारा
इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सरकारी बॉन्ड के ब्याज से कम पर बेचा जाएगा ग्रीन बॉन्ड। क्या है, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ग्रीन बॉन्ड को अनाउंस किया है। और ग्रीन बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं, हरित प्रोजेक्ट के तहत होते हैं। एक बार देख लेते हैं, देश के पहले ग्रीन बॉन्ड को सरकारी बॉन्ड की तुलना में 5 से 6 बेसिस पॉइंट कम ब्याज पर बेचा गया है। आरबीआई ने बुधवार को 4,000 करोड़ रुपए के 5 साल के बॉन्ड को इतने में भेजा है, तो बड़ी चीज नहीं है। ये मेन चीज क्या है, इससे जो हमारे पास रकम आएगी, इससे जो पैसा आएगा उस बॉन्ड की सेल से, उसका उपयोग हरित प्रोजेक्ट जैसे सोलर पावर, विंड और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट एवं अन्य सरकारी क्षेत्रों के प्रोजेक्टों के लिए किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन बॉन्ड के बारे में, और भारत ने पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, आज से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये एक बड़ी न्यूज है। हम जानते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले केवल इंग्लिश में ही मिलते थे। अब हमने क्या किया है, अन्य भाषाओं में भी हमें मिलेंगे। सीजीआई ने की घोषणा, 1091 आदेश ESCR के मुफ्त होंगे डाउनलोड। क्या है ये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बृहस्पतिवार से क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स सेवा के तहत कई अनुसूचित भाषाओं समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के 1091 आदेशों को मुफ्त डाउनलोड किया जा सकेगा। तो ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसमें हम बेसिकली जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से इसको क्या किया जाएगा, इन भाषाओं में ये उपलब्ध रहेंगे। अब अगला देखिए, पाकिस्तान की हरकतों से नाराज भारत ने सिंधु समझौते पर संशोधन नोटिस भेजा है। तो अब क्या है, हमने जो सिंधु हमारा समझौता था, सिंधु नदी समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे बोलते हैं, उस पे हमने क्या संशोधन के लिए वर्ल्ड बैंक को भेजा है। क्या है देखिए, भारत ने करीब 7 दशक पुराने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर मतभेदों के समाधान पर पाकिस्तान की हठधर्मिता को देखते हुए भारत संधि में संशोधन के लिए मजबूर हुआ है। पाकिस्तान इनकी जांच के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप चाहता है, पर भारत इसमें इसके पक्ष में नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से इसके प्रावधानों के उल्लंघन से नाराज होकर संधि लागू करने के लिए जिम्मेदार आयुक्तों के लिए जरिए बुधवार को नोटिस भेजा। इसमें 19 सितंबर 1960 की संधि में जरूरी बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने के जोर दिया गया है। तो ये संधि कब हुई थी, 1960 में हुई थी। नोटिस का मूल उद्देश्य पाकिस्तान को संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता शुरू करने का मौका देना है। 62 साल के सबक को ध्यान में रख संधि को अपडेट करने का मौका है। केंद्र के सूत्रों ने कहा, भारत हमेशा संधि को अक्षरशः लागू करने के समर्थन में था, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से उसने ऐसा किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मेंस के लिए भी काम आएगी। ये एक बड़ी न्यूज है। अब संस्कृति मंत्रालय संभालेगा ऐतिहासिक स्मारकों का जिम्मा। अभी तक ये कौन करता है, पर्यटन मंत्रालय करता था। अभी किसको दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय को। लाल किले की तर्ज पर 1000 स्मारकों को मिलेगा नवीन जीवन। विज्ञापन और ब्रांडिंग के खर्चा उठाएंगे उद्योग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ऐतिहासिक स्मारकों को अब संस्कृति मंत्रालय संभालेगा। पर्यटन मंत्रालय अब इनकी देखरेख नहीं करेगा। संस्कृति मंत्रालय लाल किले की तर्ज पर देश भर के 1000 ऐतिहासिक स्मारकों की देखरेख व रखरखाव का जिम्मा उद्योगों को देने जा रहा है। बदले में उद्योग विज्ञापन और ब्रांडिंग का खर्चा निकालेंगे। इसमें कांगड़ा का पुराना किला, हम्पी, अजंता एलोरा, MP का मांडू, गोलकुंडा, यूपी के ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरविंद गोयल ने बताया कि स्मारक मित्र योजना, क्या है इसकी योजना का नाम क्या है, स्मारक मित्र योजना को दोबारा नए रंग के साथ बनाया गया है। ये कब से, 15 फरवरी से शुरू होगी। अब उत्तराखंड में भी मिलेगा भारत सीरीज का वाहन नंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन भारत सीरीज क्या होती है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में भी भारत सीरीज के नंबरों से वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने BH यानी भारत सीरीज की नंबर प्लेट की योजना शुरू की है। यह योजना उत्तराखंड में भी लागू नहीं हो पाई थी। इसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन था, अब शासन ने इसे जारी कर दिया है। होती क्या है ये, बेसिकली क्या कि ऑल इंडिया के लिए एक व्हीकल नंबर है। अभी देखिए जैसे उत्तराखंड में UK चलता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में UP नंबर चलता है, लेकिन BH जो नंबर होगा पूरे भारत में चलेगा। तो ये क्या है, राष्ट्रीय तौर का, राष्ट्रीय स्तर का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे वाहनों के लिए, व्हीकल्स के लिए। देखिए क्या है, BH सीरीज नंबर प्लेट की सुविधा ऐसे लोगों के लिए जारी की गई है जो नौकरी या अन्य वजहों से एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन को लेकर अन्य किसी राज्य में रहने जाता है,
तो उसे 1 माह के बाद अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर उस राज्य के आरटीओ से लेना होगा, जिसमें पैसा और समय दोनों खर्च होता है। बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर होने वाले नंबर का बदलाव का झंझट नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगला देखो, अफ्रीका से 1 दशक तक हर साल आएंगे 12 चीते। ये हमने भी न्यूज पढ़ ली है। तो क्या है, अगले 10 सालों तक हर साल क्या आएंगे, 12 चीते। कहाँ से आएंगे, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आएंगे। इससे पहले कहाँ से आए थे, नामीबिया से आए थे। ये कुछ योजनाएं हैं कि एडवर्टाइजमेंट आया था एड में, मैंने उससे लिया है। ये उत्तराखंड में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, आप उत्तराखंड स्पेसिफिक योजनाएं देखिए। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जा रहा है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह एक पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट चल रहा है इस बार की चारधाम यात्रा में। ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9,38,000 किसानों के खातों में 1,767 करोड़ रुपए की राशि गई है। किसमें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। इसी तरह किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख का बिना ब्याज का क्या दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पांवटा साहिब देहरादून, बनबसा कंचनपुर, भानियावाला ऋषिकेश, काठगोदाम लालकुआं हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं को की महत्वपूर्ण सौगात दी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से कार्य गतिमान है। टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन का सर्वे सहमति चल रही है उसकी। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे हेतु पर्वतमाला परियोजना, ये पूछ सकते हैं कि पर्वतमाला परियोजना क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो रोपवे की परियोजना है उसे पर्वतमाला कहा गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड के कारण अनाथ बच्चों की देखभाल राज्य सरकार कर रही है। इसके बाद होम स्टे योजना हमारी है और हमारी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, जहां पर कि अभी इसके लिए कमेटी बनाई गई है। फिर जबरन धर्मांतरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानस खंड मंदिर माला मिशन क्या है, जो कुमाऊं क्षेत्र के जो पौराणिक मंदिर हैं उनके संरक्षण और पुनर्विकास के लिए है मानसखंड मंदिर माला मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों के 2,13,000 से ज्यादा बच्चों को भोजन के साथ फोर्टिफाइड विटामिन ए और युक्त दूध दिया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्धन परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेज के बच्चों को क्या जा रहा है, मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। मंडुआ को बढ़ावा देने के लिए मंडुआ प्रोक्योरमेंट नीति की मंजूरी मिली है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी, ये तो अलग चीज है, लेकिन मंडुआ प्रोक्योरमेंट नीति को भी मंजूरी दी गई। ये कुछ उत्तराखंड बेस्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण समसामयिक जो विषय थे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सप्ताह के थे, जो कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए लाया था। बहुत कम जल्दी में 1.5 घंटे में मुझे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स खत्म करने थे और इसमें लगभग हमारे सभी करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर्स मैंने कोशिश करी है मैं हर सप्ताह आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये हमारे इसी अंक में हमने जो बीता हुआ सप्ताह है, जनवरी का अंतिम सप्ताह जो था, उसके लिए हमने क्या किया है, करंट अफेयर्स तैयार किए थे। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। आगे और कुछ अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।